हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करने के लिए कौन से ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहला है लीच। जॉग जो होती है लीच, उसमें किससे रेस्पिरेशन होता है? तो हम कहेंगे इसमें रेस्पिरेशन होता है स्किन से। किससे? स्किन से। ये स्किन से ही, अपनी बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन कर लेती है। इंसेक्ट में रेस्पिरेशन होता है ट्रैकिया से। जो ट्रैकिया पाइप था और वही होता है, लंग्स नहीं होते इसमें, तो ट्रैकिया पाइप से कर सकता है। फिश में होता है गिल्स से। जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो गिल्स से रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करते हैं। फ्रॉग के अंदर शुरुआत में गिल्स होती हैं, ये लंग से भी रेस्पिरेशन कर सकता है और ये स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। और ह्यूमन के अंदर और जो बड़े एनिमल्स हैं उनके अंदर होते हैं लंग्स। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। कॉमन फीचर्स क्या होंगे? हमें डिफरेंस नहीं लिखनी है, कॉमन फीचर बताने। क्लोरोफिल में और हीमोग्लोबिन में क्या सिमिलरिटीज है? तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो पाया जाता है इन लीफ, जो पाया जाता है लीफ में। ग्रीन पिगमेंट इन लीफ, ये लीफ में पाया जाएगा और लीफ को ग्रीन कलर देगा। तो ये ग्रीन पिगमेंट है, एक तरह का पिगमेंट। हीमोग्लोबिन भी पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है। दोनों ही पिगमेंट हुए, लेकिन ये पाया जाता है इन आरबीसी, ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो ये भी पिगमेंट है और ये भी पिगमेंट है। तो ये एक कॉमन फीचर है इनका कि दोनों पिगमेंट है। गिल्स और लंग्स में क्या सिमिलरिटीज है? गिल्स भी ब्रीदिंग के काम आएगा, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है इन फिश वगैरह एक्वेटिक एनिमल्स में। और लंग्स भी एक ब्रीदिंग ऑर्गन्स है, ये भी ब्रीदिंग ऑर्गन्स है। ये बड़े एनिमल के अंदर होता है, डॉग है, ह्यूमंस है, एलिफेंट्स हैं, सब में दोनों ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। आर्टरी और वेन में क्या सिमिलरिटी है? दोनों ब्लड कैपिलरी हैं, दोनों ही ब्लड कैपिलरी हैं, ब्लड को फ्लो कराती हैं। दोनों ही ब्लड कैपिलरी हैं, दोनों ही ब्लड फ्लो कराती हैं। लेकिन आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है और वेन में इम्प्योर ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। ये डिफरेंस पॉइंट हो गया। एक क्वेश्चन है 13। एडवांटेज ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ओवर एक्वेटिक एनिमल्स। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जमीन पर रहने वाले, उनमें ज्यादा एडवांटेज है एज कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल। तो मैं आपको बता दूं, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं ये ऑक्सीजन गेन करते हैं, ऑक्सीजन ये रिक्वायर्ड करते हैं, लेते हैं बाई एटमॉस्फेयर। और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, फ्री अमाउंट में। मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये इसको आसानी से मिल जाएगी। तो इसे ज़्यादा ब्रीदिंग फास्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे नॉर्मली ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो इस एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। ये लेते हैं वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन, वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस अमाउंट में होती है, बहुत ही कम अमाउंट में।
जब ऑक्सीजन कम होगी तो इनको ब्रीदिंग करनी होगी, तो फास्ट ब्रीदिंग करनी होगी, बहुत बार ब्रीदिंग करनी होगी, तब जाके ये ऑक्सीजन को गेन कर पाएंगे। और इनके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन से भी लिविंग फॉर्म में रह सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल से ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, अब टॉपिक चेंज करते हैं थोड़ा। लंग्स में एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं अप्समा। ये क्या है? जैसे मैंने बताया था, लंग्स में अब बलून टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हमने नाम दिया था एल्वियोलाई। ओके, जो लोग, वैसे ही इसकी जो वॉल है काफी थिन होती है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर्सन्स के अंदर इसकी वॉल और पतली हो जाती है, थिनर हो जाती है, साथ में इनलार्ज भी हो जाती है। इस तरह से ढीली ढाली हो जाएगी, इस तरह से इनलार्ज, और ब्रेक भी हो जाती है इसकी वॉल कभी कभी। अगर ये इनलार्ज हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन यहां से आ रही है, पहले जब टाइट था ये अरेंजमेंट तो ऑक्सीजन इसमें भर जाती थी, लेकिन अब ऑक्सीजन तो उतनी आ रही है और ये हिस्सा हो गया इनलार्ज, तो ऑक्सीजन जो है इस पूरे में फैल जाएगा। मतलब प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे हम, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। इस बीमारी को बोलते हैं अप्समा। ये स्मोकिंग वाले पर्सन्स में होती है, और जो स्मोकिंग करते हैं उनकी एल्वियोलाई बहुत पतली हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, और कभी कभी ब्रेक भी हो जाती है, जिससे कि लंग्स का जो गैसियस एरिया है एक्सचेंज करने का, लंग्स का गैस को एक्सचेंज करने का जो एरिया है वो गड़बड़ कर जाता है, और यहाँ ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ओके, और अब हम बात करते हैं यहाँ ब्रीदिंग मैकेनिज्म की, कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है, कैसे ब्रीदिंग करनी चाहिए, कैसे ब्रीदिंग होती है, ये हमको समझना है। ब्रीदिंग मैकेनिज्म दो टाइप से हम पढ़ेंगे। ब्रीदिंग मैकेनिज्म टू टाइप्स के हम मानते हैं। पहले का नाम है इंस्पायरेशन, और सेकंड होता है एक्सपायरेशन। अब हम बात करते हैं इन दोनों की क्या मीनिंग है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन एंटर करेगी इन लंग्स, ऑक्सीजन एंटर इन लंग्स, और एक्सपायरेशन का मतलब है CO2 गैस एस्केप फ्रॉम लंग्स। यहां लंग्स से CO2 गैस बाहर निकलेगी, और इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस लंग्स के अंदर आ जाती है। अब ये कैसे प्रोसेस होगी, ये हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर निकालना। नॉर्मल ब्रीदिंग की जो रेट है वो 15 से 18 टाइम्स होती है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर। और इस नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन का पार्ट पोन्स बरौली। ये ब्रेन का पार्ट है, ये इसे कंट्रोल करता है। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं हम,
या हम कह सकते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे उस समय जो रेट होगी वो 20 से 25 टाइम्स इन 1 मिनट होती है। और इस समय इस ब्रीदिंग को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है ब्रेन का पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा। फोर्सफुल ब्रीदिंग कंट्रोल बाई मेडुला ऑब्लोंगेटा और नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है पॉन्स ब्रॉली। ये दोनों ही ब्रेन के पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं इंस्पिरेशन में क्या प्रोसेस होगी, एक्सप्रेशन में क्या प्रोसेस होती है। थोड़ा डिटेल में समझो, दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट ये है थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी जहां लंग्स पाया जाएगा। और इस जगह पर होता है इस तरह से डॉम शेप में, इसे बोलते हैं डॉम शेप। डॉम शेप में डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम होता है। ये प्लेट है डायाफ्राम की और ये है थोरेसिक कैविटी। अब जब ऑक्सीजन अंदर आएगी, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आती है जो रिब्स होती है, ये रिब्स हैं, ये रिब्स मानी मैंने, ये क्या मानी, रिब्स हैं, पसलियां। ये जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ अपर साइड में रिब्स अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगी तो रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगी। और जब रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगी तो जो डायाफ्राम डॉम था वो अपना शेप चेंज करके बनेगा फ्लैट। ऐसे था, इस शेप में था और ये नीचे की तरफ खींचकर कुछ इस शेप में हो जाएगा। इस तरह से नीचे की तरफ ये खिंच जाएगा, इस तरह से नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ खिंचेगा तो मैंने मान लो ये यहां से हटा दिया और ये प्लेट नीचे की तरफ चली गई। तो देखो अब ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम पहले यहां से लेके यहां तक था, अब इतना वॉल्यूम और मिल गया। तो ऐसा करने से जब डॉम शेप से वो फ्लैट होगा डायाफ्राम तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज से क्या होगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। तो इस जगह पर प्रेशर हो जाएगा कम, यहां प्रेशर हो जाएगा कम, लेस। और सोचो यहां बाहर प्रेशर है मोर, तो ऑक्सीजन हमेशा अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, इसलिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ भागेगी, मोर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो इस तरह से इंस्पायरेशन में अपने आप ही ऑक्सीजन बाहर से अंदर आना शुरू हो जाती है। अब इसका उल्टा करो, एक्सपायरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो एक्सपायरेशन की प्रोसेस में ये फ्लैट शेप में है डायाफ्राम, अब ये द्वारा से डॉम शेप में बदला। उल्टा चलो, फ्लैट था अब ये डॉम में बदला, फ्लैट से डॉम में बदला। जो रिब्स ऊपर जा रही थी वो रिब्स नीचे की तरफ भागी, किसमें, एक्सपायरेशन में। रिब्स लोअर हो गई, नीचे की तरफ भागी। पहले ऊपर जा रही थी, अब एक्सपायरेशन में ये रिब्स नीचे भागी। और जो डायाफ्राम डॉम था, डॉम से फ्लैट हुआ था इसमें, अब एक्सपायरेशन में फ्लैट से द्वारा डॉम होगा, फ्लैट से डॉम। तो ये यहां से ऊपर की तरफ गया, रिब्स नीचे आई। तो ये जब यहां वापस आ गया तो क्या होगा, तो प्रोसेस इसमें क्या होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा अंदर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब एक्सपायरेशन की प्रोसेस में, एक्सपायरेशन की प्रोसेस में इस जगह पर प्रेशर हो जाएगा, देखो ध्यान दो ध्यान दो, ये वॉल्यूम यहाँ कम हो गया है, वॉल्यूम डिक्रीज लिखा है, तो
प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ प्रेशर बढ़ा तो यहाँ प्रेशर रखो ज्यादा, यहाँ बाहर से भी ज्यादा, यहाँ लेस माना जाएगा और यहाँ ज्यादा, इसलिए यहाँ की गैसें बाहर निकल जाएगी। यहाँ कौन सी गैस होगी, CO2 गैस, अब वो बाहर निकल जाएगी तो O2 आएगी और CO2 बाहर निकल जाएगी। ये प्रोसेस थी एक्सपायरेशन। तो इस तरह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन चलेगा। ध्यान सुनना, इसमें रिप्स अपवर्ड जाएगी जबकि एक्सपायरेशन में रिप्स नीचे जाएगी। इंस्पायरेशन में पहले वो डॉम था, डॉम से फ्लैट हो गया, जबकि एक्सपायरेशन में ये फ्लैट से डॉम होगा। ओके, इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन अंदर आएगी और एक्सपायरेशन में CO2 बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, समझते हैं क्या मीनिंग है इसका। मान लो हमारे पास ये है लंग्स, हमने लंग्स बना दिया, ये एल्वलाई बना दी, ये हो गया लंग्स की एल्वियोलाई। इसके ऊपर ब्लड कैपिलरी का जाल होता है और ये मैंने बना दिया ब्लड वेसल्स। यहाँ इसके अंदर भरा हुआ है ब्लड, ओके, और ये बना दिया मैंने टिश्यू। अच्छी तरह समझना, ये हमने टिश्यू बना दिया। टिश्यू मतलब ऑर्गन्स। अब लंग्स में ऑक्सीजन आई, यहाँ प्रेशर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड में रिक्वायरमेंट है तो प्रेशर यहाँ ऑक्सीजन का कम है। यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और इस जगह पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो बाय डिफ्यूजन ऑक्सीजन लंग से ब्लड में आ गई। ओके, तो इस जगह पर आ गई O2 गैस। अब इस जगह पर होती है RBC और RBC में होता है हीमोग्लोबिन। तो ये है आपका हीमोग्लोबिन HB, और ये जो ऑक्सीजन है एक हीमोग्लोबिन पर कम से कम 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चिपक सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन चिपक गया, ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। अब यहाँ से ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कैरी करके यहाँ तक ले आया। मान लो ये हीमोग्लोबिन यहाँ तक आ गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ तक आ गया। अब इस पर जो ऑक्सीजन चिपकी हुई थी वो ऑक्सीजन इसने यहाँ उतार दी और ये ऑक्सीजन O2 गैस यहाँ से टिश्यू में चली गई, तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिल गई। तो ये तरीका था ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का। इस जगह पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में, मतलब इस जगह पर हीमोग्लोबिन फ्री हो गया और ऑक्सीजन इस टिश्यू को मिल गई। अब क्या होगा उस पर थोड़ा ध्यान दो। अब ये वापस लौटेगा, जब हीमोग्लोबिन वापस लौट रहा है तो खाली लौट रहा है, तो यहाँ जो CO2 होगी लगभग 7% CO2, केवल 7%, वो इस हीमोग्लोबिन से चिपक गई और हीमोग्लोबिन पर जब CO2 चिपकी तो उसे हमने नाम दिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 7%, केवल 7% CO2 यहाँ हीमोग्लोबिन से चिपक गई। अब हीमोग्लोबिन इधर की तरफ आया और जब ये हीमोग्लोबिन यहाँ आ गया तो यहाँ से CO2 गैस, यहाँ से CO2 गैस लंग्स में डिफ्यूज कर दी गई। तो केवल 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन से हो जाता है, तो फिर 93%
CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? भाई यहां हमने समझा कि 100% O2 का ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन कर रहा है, लेकिन 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं कि बाकी का 93% कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो थोड़ा सा रफ करके CO2 के ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट अगर हम समझें तो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। ये हमारे पास एल्वियोलाई हो गई, एल्वियोलाई, ओके, और ब्लड में घुला हुआ प्लाज्मा, ब्लड में घुला होता है प्लाज्मा, तो यहां हो गया ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर एक्सेस में होता है, वाटर का अमाउंट एक्सेस में है, तो वाटर में CO2 डिजोल्व हो जाती है, CO2 डिजोल्व होती है वाटर में और बनाती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होता है H प्लस और HCO3 माइनस में, इसको हम बोलते हैं बाई कार्बोनेट आइंस। ये यहाँ बाई कार्बोनेट आइन यहाँ तक आएगा और उसके बाद ये डिफ्यूज होगा लंग्स में, ऐसा पूरा डिफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह से वाटर में डिजोल्व होता है पहले CO2, 93% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है बाई वाटर प्लाज्मा के थ्रू। CO2 प्लस वाटर कंबाइन करके बनाता है कार्बोनिक एसिड, फर्दर वो ब्रेक होगा बाई कार्बोनेट आयन में और ये यहां से डिफ्यूज हो जाएगा एल्वियोलाई में और ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पार्ट का, ध्यान से सुनना। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और CO2 समझा दिया। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है 14 करके, 14 क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट, लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट क्वेश्चन है, NCERT का है, देखते क्या है। What is diffusion insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organism like human? इसका क्या मीनिंग है? वो ये कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बड़े जो एनिमल हैं, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड कैसे पूरी होगी। तो जरा ध्यान से सुनना। ये हमारी स्किन है, ये हमने मानी कि हमारी ये स्किन है, क्या ये स्किन है, और स्किन के अंदर हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सेल्स होती हैं डिफरेंट टाइप की। तो हमारे अंदर मैनी सेल है, इसका मतलब हम मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप की सेल है, और इन सब को वर्क करने के लिए, इन सब को वर्किंग करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी। हम स्किन के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं कर सकते। हम ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है, ऑक्सीजन की जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उसे स्किन के द्वारा पूरा नहीं कर सकते। स्किन के द्वारा थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जाती है, पूरी नहीं जाएगी।
तो हमें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमारी बॉडी को मोर रिक्वायर्ड एनर्जी, मोर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की जरूरत होगी जो हमारे अंदर होता है लंग्स। तो ऑक्सीजन की कमी को कौन पूरा करेगा? लंग्स करेगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन ये है डिफ्यूजन, स्किन के द्वारा अंदर लेना कहलाएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इसलिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लंग्स की जरूरत हमको पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट क्राइटेरिया डू यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलिव? हम कौन से क्राइटेरिया यूज करें कि हम बता सकें कि हम जीवित हैं, हम लिविंग हैं? तो इसके लिए पहला क्राइटेरिया समझिए। पहला क्राइटेरिया होता है पर्सन के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। हमारे लिक्विड में, ब्लड में, सेल्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो होना जरूरी है। आफ्टर डेथ प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है। अगर जिंदे होंगे तो ये जमेगा नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है तो वो जीवित है। मान लो कोई व्यक्ति पैरालाइज हो चुका है, कोई बच्चा पैरालाइज हो गया है, अब वो बच्चा था 5 ईयर का मान लो, अब वो पैरालाइज हो गया पूरी बॉडी उसकी, अब वो धीरे धीरे हम उसे जिंदा रख रहे हैं कैसे भी दवाइयों से, अब वो 20 साल का हो गया, तो क्या वो बच्चा ही रहेगा या बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब वो लिविंग है। थर्ड पॉइंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, चल फिर रहा है, लोकोमोशन कर रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति जीवित है। और क्या तरीके हो सकते हैं? अगर वो फूड खा रहा है, किसी भी तरह से फूड ले रहा है अपनी बॉडी की एक्टिविटी को करने के लिए, उसे फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो फूड खा रहा है तो उसका मतलब वो लिविंग है। और फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर वो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, यूरिन कर रहा है, पॉटी कर रहा है, तो उसका मतलब वो लिविंग है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति लिविंग है।